नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग कुछ फिर एमसीक्यू मैं आप लोगों के लिए भारतीय न्याय संहिता से लेकर आया हूं। तो हम आज एक एक क्वेश्चन को एमसीक्यू के डील करते हैं। तो जो आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिख रहा है कि जो चीटिंग होता है उसके लिए अफेंस किसको माना जाएगा। तो चीटिंग के लिए सबसे पहली बात तो ये होती है कि जो चीटिंग होता है वो जब हम डिसऑनेस्टली या फ्रॉडुलेंट तरीके से कोई प्रॉपर्टी को बिगिनिंग में ही हम अपने दिमाग में अपनी एक इंटेंशन बना लेते हैं कि हमें इसके साथ फ्रॉड करना है। फ्रॉडुलेंटली इंटेंशन बन जाती है, डिसीव करने का जब हमारा इरादा बन जाता है तो वो मामला जो हमारे कहीं ना कहीं डैमेज करते हैं बॉडी को, माइंड को और रेपुटेशन को, हमारी प्रॉपर्टी की इंजर करते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है जो पर्सन हमको डिसीव कर रहा है। तो जो चीटिंग में यहाँ पे राइट ऑप्शन सी होगा। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फॉर द ऑफेंस ऑफ चीटिंग इंटेंशन टू चीट, जो इंटेंशन हम अगर किसी को चीट करने की करते हैं तो हमारी जो इंटेंशन होती है शुरुआत से ही होती है। चीटिंग के जितने भी मामले होते हैं उसमें इंटेंशन शुरू से ही चीट करने की होती है। अगर शुरू से उसकी इंटेंशन चीट करने की ना हो तो फिर वो मामला क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का बन जाता है। द पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एक्सटॉर्शन और चीटिंग में यही है कि आप किस प्रकार से कंसेंट ले रहे हैं। जैसे इसमें डरा धमका के एक्सटॉर्शन के जरिए प्रॉपर्टी को डिलीवर करते हैं, लेकिन चीटिंग में आप पहले उसको रॉन्गफुल तरीके से, फ्रॉड तरीके से उसकी कंसेंट को ऑब्टेन करते हैं, डिसीटफुल तरीका अपना के। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन भी होगा। वो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए जो है वो इंटेंशनली डिसीव करता है जेट को, ये उसका बिलीफ होता है, वो जानता है कि वो जो एक्ट है वो परफॉर्म नहीं करेगा जो कॉन्ट्रैक्ट है, इसके बावजूद वो और बी को डिसऑनेस्टली इंड्यूस कर लेता है और जेट से पैसे ले लेता है। तो जो इस प्रकार का अपराध होगा वो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन में आएगा। 314 जो हमारा भारतीय न्याय संहिता का है उसके बारे में बात करता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए ने प्लेज किया एक डायमंड आर्टिकल को कि वो जो है वो डायमंड आर्टिकल नहीं है, जबकि उसको पता है, इंटेंशनली वो डिसीव कर रहा है जेट को, ये उसकी डिसऑनेस्टी इंड्यूस कर रहा है कि ये ताकि वो जेट से ए से पैसे ले सके। तो यहाँ पे जब आप डिसऑनेस्टी इंड्यूस करते हैं किसी को तो वो चीटिंग का मामला होता है, क्योंकि चीटिंग के मामले में डिसऑनेस्टी आप जानबूझ के जो आपकी इंटेंशन है वो फ्रॉड तरीके से आप उसको कब्जाने का प्रयास करते हैं या उस प्रॉपर्टी को लेना चाहते हैं जो एक्चुअली में रॉन्गफुल बिलीफ के जरिए आपको बताई गई है कि ये डायमंड है, एक्चुअली में वो डायमंड है नहीं। तो आपकी जो इंटेंशन है वो पूरी तरीके से फ्रॉड है। तो यहाँ पे डिसीव करने का जो आपका इंटेंशन है, तो इसलिए जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा। अब जैसे अगला क्वेश्चन समझते हैं। टू सिट इन द एग्जामिनेशन, अगर कोई आदमी एग्जामिनेशन हॉल में बैठता है और फाल्सली अपने को पर्सोनेट करता है कि वो जो है वो दूसरा आदमी है, जबकि जो जिससे वो पेपर में साइन करा सके दूसरे के नाम पे, जबकि वो आदमी वो खुद ही होता है। तो यहाँ अगर आप अपने को रख के जो आप नहीं है वो दिखा रहे हैं, अपने को पर्सोनेट कर रहे हैं, आप अपनी एक प्रकार से हम कह रहे हैं दूसरों की नकल करके उसका जैसे बनने का प्रयास कर रहे हैं या उसके कैरेक्टर में अपने को देख रहे हैं, तो वो मामला चीटिंग बाय पर्सोनेशन का होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए इज नॉट अ सर्वेंट इज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ए को मालूम है कि वो सर्वेंट नहीं है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, इसके बावजूद वो इनकम टैक्स ऑफिसर के तरीके रेड मारता है जाके बी के यहाँ और उससे कुछ वैल्यूएबल आर्टिकल ले आता है। तो यहाँ वो है नहीं लेकिन वो एक्चुअली दिखा रहा है, तो वो अपने को पर्सोनेट कर रहा है, इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। चीटिंग के लिए जो पनिशमेंट दिया है वो सेक्शन 318 सब क्लास 2 में जो हमारा नया भारतीय न्याय संहिता है उसके बारे में बात करता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता जो चीटिंग बाय पर्सोनेशन की बात करता है, अगर हम चीटिंग किसी को पर्सोनेशन के जरिए वो ना हो कि उस जैसा बनने का प्रयास करते हैं, तो वो सेक्शन 320 में अपराध की कैटेगरी में आता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए चीट बाय प्रटेंडिंग टू बी, ए जो है वो अपने को बी की तरीके प्रटेंड कर रहा है पर्सन जो कि वो डिसीज है, तो जो ए की लाइबिलिटी बनेगी वो सेक्शन 319 सब क्लास 2 में भारतीय न्याय संहिता के बनेगी। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे
बी होगा। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, मिसचीफ के बारे में समझते हैं। जो मिसचीफ है हमारे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 324 में डिफाइन है, जबकि ये पहले आईपीसी में 425 में डिफाइन था। इसेंशियल इंग्रेडिएंट मिसचीफ के यही होते हैं जब हम जानबूझ के इंटेंशनली किसी को रॉन्गफुल लॉस या डैमेज उसकी प्रॉपर्टी को करते हैं ताकि उसकी वैल्यू को हम डिमिनिश कर सकें या डिस्ट्रॉय कर सकें। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ए जो है वो अपना पेन ड्राइव देता है, जबकि वो जानता है कि जो पेन ड्राइव के अंदर वायरस है उस फाइल में, लेकिन वो उसको इन्फॉर्म नहीं करता बी को, जिससे जो कंप्यूटर में जैसे वो लगाता है उस फाइल को, उसका कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है और कुछ फाइलें लॉस हो जाती हैं। तो ये मामला मिसचीफ का है, क्योंकि एक तरफ वो दूसरे आदमी को रॉन्गफुल लॉस करा रहा है जिससे जो उसकी वैल्यू है लैपटॉप की वो डिस्ट्रॉय हो रही है, डिमिनिशिंग हो रही। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ भारतीय न्याय संहिता रिलेट टू द पनिशमेंट ऑफ मिसचीफ। जो मिसचीफ के मामले हैं उसके लिए जो पनिशमेंट दिया गया है वो सेक्शन 324 सब क्लास 2 में जो है वो बताया गया है कि जो मिसचीफ से रिलेटेड पनिशमेंट है वो 324 सब क्लास 2 में दिया है। अगर आप मिसचीफ किसी एनिमल को किल करके कर रहे हैं या मेम करके कर रहे हैं तो उसके लिए जो पनिशमेंट है वो 325 में है, सबकी सेक्शन 428 आईपीसी पहले इसके बारे में बात करता था। ए हैविंग ज्वाइंट प्रॉपर्टी, ए की जो प्रॉपर्टी है ज्वाइंट है जेड के साथ, जिस हार्स उन्होंने लिया है और जिससे वो जो हार्स को है वो शूट कर देता है जिससे जो लॉस है जेट को हो सके। तो ये किस सेक्शन के अंदर चार्ज हो गए? 325 में, क्योंकि किल कर रहा है उसमें एनिमल को मिसचीफ का कारण कर रहा है जिससे कि जेट को लॉस हो। तो राइट ऑप्शन 325 का सी होगा। ए हैविंग इंश्योर्ड, ए है जो वो शिप को इंश्योर्ड करा है और जानबूझ के जो शिप है वो उसको कास्ट अवे कर देता है इस इंटेंशन से कि अंडर राइटर को इससे डैमेज हो। तो ये जो मामला है ये मिसचीफ का जो सेक्शन 324 भारतीय न्याय संहिता के अंदर आता है। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि ए वायलेंटली थ्रो, जो रिवर में जो होता है जानबूझ के रिंग को फेंक देता है और रिंग जो होती है वो जेड की होती है बिना इंटेंशन के जिससे कि रॉन्गफुल लॉस हो। तो जब रॉन्गफुल लॉस एक पार्टी को, रॉन्गफुल गेन एक पार्टी को, जिससे उसकी वैल्यू डैमेज हो या डिमिनिश हो, तो हम उस मामला मिसचीफ का बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ए वायलेंटली बर्न, ए जानबूझ के जो है वो जला देता है कुछ वैल्यूएबल सिक्योरिटी जो जेट की है जिससे जेट को लॉस क्रिएट हो, तो ये ऑफेंस मिसचीफ का बनेगा। ए कासेज अ कैटल टू इंटर अपॉन द फील्ड बिलोंगिंग टू जेड, ए जो है वो उसकी कुछ कैटल होती हैं जो जेट के घर में घुसना चाहती जिससे जो डैमेज हो कि जेट की क्रॉप को डैमेज हो तो जेट को लॉस पहुंचाना चाहता है, तो यहाँ मामला मिसचीफ का बनेगा। ए वैल्यूएबल जो है वो बर्न कर देता है वैल्यूएबल सिक्योरिटी जिससे जो जेड है उसको रॉन्गफुल लॉस क्रिएट हो, तो ये मामला मिसचीफ का बनेगा। अब चलते हैं क्रिमिनल टेस्ट पास के मामले। जो क्रिमिनल टेस्ट पास है वो भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 329 में डिफाइन है, जो पहले 421 में 441 में डिफाइन था। बी क्या करता है? बी इंटर द हाउस ऑफ ए के घर में घुसता है इस इंटेंशन से कि वो बिना ए की परमिशन के पहुंच जाता है उसको कंग्रेचुलेट करने। तो यहाँ पे जो मामला है वो क्रिमिनल ट्रेसपास का बनेगा, क्योंकि बिना कंसेंट के जब हम किसी के यहाँ घुसते हैं क्रिमिनल इंटेंट के साथ तो मामला जो होता है क्रिमिनल ट्रेसपास का। लेकिन यहाँ पे जो है वो क्रिमिनल ट्रेसपास इस वजह से नहीं बनेगा क्योंकि वो गुड फेथ के जरिए गया, वो कंग्रेचुलेट करने गया, तो उसकी इंटेंशन यहाँ क्रिमिनल तरीके की नहीं है, तो इस वजह से नन ऑफ दी एबव आंसर होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक्स जो है वो मर्डर करना चाहता है वाई का और इस वजह से वो वाई के बेडरूम में रात में जाता है, लेकिन जो वाई होता है वो वहाँ पे मौजूद नहीं होता है। तो यहाँ पे जो एक्स की गिल्टी है क्योंकि वो एक्स के घर में जा रहा है क्रिमिनल इंटेंट के कारण, इसलिए जो राइट ऑप्शन है वो बी होगा, हाउस टेस्ट पास। द ऑफेंस ऑफ क्रिमिनल टेस्ट पास कब कंप्लीट माना जाएगा? जब पर्सन इंटर कर जाएगा उसकी प्रॉपर्टी में या पोजीशन जो उस दूसरे का है वहाँ पे उसकी इंटेंशन शो करेगा, तो वो मामला कोई भी ऑफेंस का बन जाएगा। तो लर्किंग हाउस टेस्ट पास है जब हम किसी के घर में ताक झांक करते हैं, घुसते हैं, तो वो मामला 330 की कैटेगरी में आता है जो पहले 443 आईपीसी के अंदर आता था। अगर आप जानबूझकर किसी के घर में टेस्ट पास करते हैं
सरस्पेटियस मैनर से, ताकि आप कुछ कंसील करके चुपचाप जाके टेस्ट पास करें, तो वो होता है लार्किंग हाउस टेस्ट पास। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ए फाइंड द की ऑफ हाउस डोर, ए जो है वो वाई के घर की चाबी पा जाता है, जो कि जिससे वो वाई के घर में हाउस टेस्ट पास कर घुस सके, इंटर कर सके। तो जो ये मामला ये पूरी तरीके से हाउस ब्रेकिंग का है, क्योंकि जब कोई ताला तोड़ना या किसी सुरंग के जरिए घुसना या कोई ब्रेक करके जाना, तो जो इस प्रकार के मामले होते हैं वो हाउस ब्रेकिंग के अंदर आते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो जेड है वो डोर कीपर है, वाई का देख रेख कर रहा है, लेकिन ए है जो वो टेस्ट पास करता है, जबकि जो जेड है वो उसको अपोज करता है कि अगर ऐसा वो करेगा तो वो बीट करेगा। तो ए ने वहाँ पे हाउस ब्रेकिंग करी है उसके घर में। तो ए इंटर इनटू द जेड हाउस, जो ए है वो जेड के घर में घुसता है विंडो के जरिए। तो जब हम विंडो का यूज करते हुए या कोई सुरंग बना के किसी के घर में कूदते हैं या चाबी के जरिए तारा तोड़ के अंदर जाते हैं, तो वो मामले हाउस ब्रेकिंग के बनते हैं। ए कमिट टू हाउस टेस्ट पास, अगर कोई आदमी होल करके वाल के जरिए दूसरे के घर में हाथ डाल के या कोई सेंध लगाता है, तो वो भी हाउस ब्रेकिंग के मामले बनते हैं। एक आफ्टर हैविंग बीन इनवाइटेड फॉर पार्टी, जो एक था वो पार्टी के लिए इनवाइट किया गया, वो जानबूझ के प्रॉपर्टी में ए के यहाँ इंटर कर देता है, जबकि जो हाउस है वो पूरी तरीके से कन्फाइंड है बाहर से। लेकिन जो होता है ड्यूरेशन पार्टी के होने के बावजूद आफ्टर द एंड ऑफ पार्टी एक्स जो है वहीं छुप जाता है, और अदर गेस्ट जब चले जाते हैं तब वो जो होता है लॉक को ओपन करता है और वहाँ से उनको ये जो और लोग होते हैं उनको इंटेंट करता है, एनॉय करता है, ताकि वो बिना देखे परेशान करता है। तो ये जो मामला है हाउस ब्रेकिंग का है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर हम डिलीवरी प्रॉपर्टी की करते हैं तो वो एक्सटॉर्शन का मामला होता है, टेकिंग करते हैं तो वो मामला थिफ्ट का होता है, सौंपते हैं कोई प्रॉपर्टी तो वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का होता है, जहाँ हमारा डोमिनियन इंथ्रस्टमेंट होता है। तो वो सब मामले हमारे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे होते हैं। या कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है, कन्वर्टेबिलिटी जो प्रॉपर्टी की इनोसेंटिटी टू गॉट वन ओन यूज, तो ये जो मामला है क्रिमिनल में सेपरेशन का बनता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों के स्क्रीन पे डी होगा। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑफेंस रिलेटेड टू डॉक्यूमेंट एंड प्रॉपर्टी मार के जो ऑफेंस है वो सेक्शन 335 से 350 में दिए हैं। अगर हम फार्जरी के कमिट करते हैं, फार्जरी का मतलब होता है कि हम कोई डॉक्यूमेंट या कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उसी तरीके के दूसरे बनाने का प्रयास करते हैं, या फॉल्स तरीके से हम उसमें कुछ ऐड करने का प्रयास करते हैं जिससे उसका जो उसी तरीके का हम दूसरा डॉक्यूमेंट बना सकें। तो जो ये जलसाजी के मामले होते हैं ये सेक्शन हमारा डॉक्यूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड फार्जरी की जाती है। जब हम कोई डॉक्यूमेंट में फेर बदल करते हैं, परिवर्तन करते हैं या उसके जैसा कोई डुप्लीकेट बनाते हैं तो वो फार्जरी के मामले होते हैं। मेकिंग फॉल्स डॉक्यूमेंट, जहाँ हम कोई फॉल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसका प्रोविज़न 335 में दिया गया है भारतीय न्याय संहिता में। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो पनिशमेंट है ऑफेंस अपॉन फार्जरी से रिलेटेड। अगर कोई बिल को हम वैसे ही दूसरी फॉल्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, बनाने का प्रयास करते हैं, तो वो 336 सब क्लास 2 में दिया गया है। एक प्रिपरेशन करता है मार्कशीट का जिससे वो उसको ओरिजिनल की तरीके यूज करके एक जॉब ले सके। तो जब हम कोई भी ओरिजिनल चीज़ को उसका डुप्लीकेट प्रिपेयर करते हैं, उसको उसी तरीके से ओरिजिनल की तरीके से यूज करते हैं या डिसीव करते हैं किसी को इस प्रकार से, तो वो मामला फार्जरी का बनता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। ए हैविंग लास्ट द रिसिप्ट फॉर डेप्ट, ए है जो अपनी रिसिप्ट है वो उसको लास्ट कर देता है, लेकिन दूसरी जो रिसिप्ट होती है वो अनादर रिसिप्ट खुद के लिए बनाता है जिससे वो उसको जो है एविडेंस की तरीके से वो सू कर सके। तो इसके लिए जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा। ऑफेंस फार्जरी का है क्योंकि जो उसने लास्ट हो गई है रिसिप्ट डेप्ट की, उसको वो पेड बी को जो पेड करनी थी लेकिन उसी प्रकार की दूसरी रिसिप्ट बना लेता है। तो यहाँ पे जो है वो ऑफेंस अपॉन फार्जरी का मामला बनेगा।
ए साइन करता है खुद के नाम पे एक बिल ऑफ एक्सचेंज, जिससे कि वो उसको दूसरा आदमी समझे कि ये जो बिल बनाया गया या बिल ऑफ एक्सचेंज है वो सेम पर्सन के नाम पे। तो वो जब इस प्रकार का कोई भी अपराध करते हैं जहाँ वो उस चीज़ को जिसके लिए बनाया गया उसी को वो उस तरीके से यूज कर रहा है या उसका डुप्लीकेशन कर रहा है या फॉल्स तरीके से उसको शो कर रहा है, जिससे वो उसको बिलीव करे कि ये उसी आदमी के लिए है, तो जो राइट ऑप्शन है वो फार्जरी का बनेगा। ए पुट अ ज्वेल इनटू द बॉक्स, जो ए है वो पूरी तरीके से ज्वेल के लिए बॉक्स में रखता है जेट के, जिससे कि जेट को ये लगे कि जो बॉक्स में उस चीज़ को वो ज्वेलरी को पाए। लेकिन जब सरकमस्टेंसेज बनते हैं तो पता लगता है कि जिससे वो जेट को दोषी ठहरा सके या कन्विक्ट कर सके थिफ्ट का। तो इस प्रकार के जो मामले होते हैं कि जब हम गलत तरीके से किसी के खिलाफ साक्ष्य गढ़ते हैं या साक्ष्य बनाते हैं, जो साक्ष्य होते हैं वो सही नहीं होते लेकिन हम उसके खिलाफ गलत साक्ष्य बनाकर उसको फंसाने का प्रयास करते हैं, तो वो मामले फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस के आते हैं। तो ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो प्रॉपर्टी मार्क से रिलेटेड सेक्शन है वो हमारा 345 है। तो राइट ऑप्शन प्रॉपर्टी मार्क से रिलेटेड सेक्शन 345, जो पहले हमारा प्रॉपर्टी मार्क से रिलेटेड जो केस था वो 479 IPC के अंदर आता था। विच सेक्शन ऑफ BNS इज रिलेटेड टू काउंटरफीट प्रॉपर्टी मार्क। अगर हम कोई प्रॉपर्टी मार्क को काउंटरफीट करते हैं या उसी की तरीके कोई डुप्लीकेट प्रॉपर्टी मार्क बनाते हैं तो वो सेक्शन 347 में अपराध की कैटेगरी में आता है, जो 483 IPC में पहले अपराध था। तो अब चलते हैं हम क्रिमिनल इंटीमिटेशन और इंसल्ट एनॉयंस डिफेमेशन के मामले जो 351 से लेकर 357 के बीच में दिए हैं। तो जो क्रिमिनल इंटीमेशन का कहाँ पे डिफाइंड है, उसका पनिशमेंट क्या है, तो वो 351 में दिया है, जो पहले 503 IPC में था। क्रिमिनल इंटीमिटेशन का मतलब जब हम किसी को धमकाते हैं या किसी के अंदर हम धमका के उसको प्रोवोक करते हैं, इंटीमेट करते हैं, तो वो मामले जो होते हैं वो क्रिमिनल इंटीमिटेशन के होते हैं। ए प्लेस अ मैन विथ फायर आर्म एट आउटलेट ऑफ बिल्डिंग, जो ए है वो एक फायरमैन को बिल्डिंग के बाहर रखता है, लेकिन जैसे ही वो जेट कहता है कि वो ये बिल्डिंग छोड़ रहा है वो उसके ऊपर फायर कर देगा। तो जब हम इसको क्रिमिनल इंटेंट की तरीके किसी को एक जगह रोक के रखते हैं तो वो मामला रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का बनता है और क्रिमिनल इंटीमिटेशन का, क्योंकि हम उसको धमका भी रहे हैं, उसके जो फ्रीडम है मूवमेंट की वो भी पूरा कन्फाइंड करके रखे हुए हैं। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इंटेंशनली जब हम किसी को इंसल्ट करते हैं जिसकी वजह से कोई पीस में प्रवोक हो या जो शांति है वो बिखरे या पीस जो है वो प्रवोक हो, जिससे ब्रीच ऑफ पीस क्रिएट हो, तो वो जो मामले हैं वो 352 भारतीय न्याय संहिता के अंदर कर आते हैं। ए फॉर द पर्पज ऑफ इंड्यूसिंग बी, जो ए है वो बी को इंड्यूस करने के लिए क्या करता है कि वो रोकता है कि सिविल सीट उसके खिलाफ न चलाई जाए, नहीं तो वो बी का घर बर्न कर देगा। तो ये जो ऑफेंस होगा वो क्रिमिनल इंटीमिटेशन का बनेगा। तो फॉल्स स्टेटमेंट अगर कोई बनाता है या कोई र्यूमर फैलाता है जिसकी वजह से मुटनी क्रिएट हो, तो वो सेक्शन 353 IPBNSS में उसके बारे में दिया गया है। क्रिमिनल इंटीमिटेशन अगर कोई एनॉनिमस कम्युनिकेशन के जरिए या कोई प्रिकॉशन लेता है जिससे वो जो थ्रीट जहाँ से आई है उसको छुपा सके या प्रिकॉशन ले सके, तो वो 351 सब क्लास 4 में भारतीय न्याय संहिता के दिया गया है। तो अब चलते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन ऑफ भारतीय न्याय संहिता के जो अगर कोई पब्लिक आदमी है जो ड्रंक करके रोड में उत्पत्त मचा रहा है या मिसकंडक्ट फैला रहा है या परेशान कर रहा है, तो उसका जो 355 है उसमें इस बारे में भारतीय न्याय संहिता बात करता है कि जो पनिशमेंट है मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय ड्रंकन पर्सन, तो राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा। जो मिनिमम ड्यूरेशन के लिए सबसे कम ड्यूरेशन के लिए जो इम्प्रीजनमेंट दी जाती है भारतीय न्याय संहिता में वो 24 आवर्स 355 आर्टिकल में दी गई है। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड ऑफ इम्प्रीजनमेंट विच कैन बी इम्पोज ऑन पर्सन हु इज अ स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन। कोई भी आदमी जो स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन में है उसके ऊपर अगर वो कोई पब्लिक प्लेस पे इंटरी कर रहा है या किसी को इनॉयंस क्रिएट कर रहा है किसी अदर पर्सन को, मान लीजिए आप दारू पी के जा रहे हैं
किसी को परेशान कर रहे हैं, किसी को मार रहे हैं, या किसी के अंदर ऐसा एनॉयंस क्रिएट कर रहे हैं जिससे अदर पर्सन को दिक्कत हो रही, तो उसके लिए मैक्सिमम पीरियड जो इम्प्रीजनमेंट का होगा वो 24 आवर्स का होगा। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। अब डिफमेशन की तरफ चलते हैं। विच सेक्शन डिफाइन द ऑफेंस ऑफ डिफमेशन। जो डिफमेशन का मामला है जो पहले 499 से 500 आईपीसी में था, अब सेक्शन 356 है जो इसके बारे में बात करता है। ऑफेंस ऑफ डिफमेशन से रिलेटेड जो हार्मिंग के मामले होते हैं कि आप डिफमेशन करते हैं, वो हार्मिंग आपकी रिपुटेशन को करती है, जिससे जो आपकी समाज में एक वैल्यू बनी हुई है, या आपका जो राइट थिंकिंग मेंबर जो सोसाइटी के हैं वो सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं आपकी रेपुटेशन को खतरा करती है, आपकी रेपुटेशन को लोअर डाउन करती है सोसाइटी में। तो उसके लिए जो होता है वो रेपुटेशन ऑफ पर्सन, तो वो डिफमेशन की बात करता है। डिफमेशन एक प्रकार का जो होता है सिविल रॉन्ग भी होता है, क्रिमिनल रॉन्ग भी होता है, जहाँ हम किसी के बारे में कोई ऐसा डिफमेटरी स्टेटमेंट देते हैं जो उसकी रेपुटेशन को लोअर डाउन करता है। डिफमेशन हमेशा लिविंग पर्सन पे भी हो सकता है, डिसीज पर्सन को भी कोई डिफेम नहीं कर सकता है, इंडिविजुअल कंपनी के खिलाफ भी हो सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल कंपनी इंसान भले नहीं होती है, लेकिन बाई फिक्शन थ्योरी हम उसको ऐसा मान लेते हैं कि वो काल्पनिक तौर पे हम वो चीज़ें मान के आ रहे हैं, या जो हम उसका पर्पज है उस बेसिस पे जो हम पढ़ के आते हैं कि कंपनी एक पर्सनालिटी है, सोल इंडिविजुअल है, तो इस वजह से हम उसको बी और सी डिफमेशन को समझ सकते हैं। व्हाट इज नॉट अ डिफमेशन। जो डिफमेशन है अगर कोई ओपिनियन दे रहा है पब्लिक सर्वेंट किसी पब्लिक कंडक्ट के बारे में, तो वो डिफमेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। कितने एक्सेप्शन जो हैं वो डिफमेशन 356 में दिए हैं, तो जो 10 हैं, जैसे पब्लिक कंडक्ट के बारे में, सेंस्योर के बारे में, लिटरेरी जो क्रिटिसिज्म है उनके बारे में बात करता है। इसके बाद मेरिट ऑफ द केसेस अगर आप बात कर रहे हैं, या पब्लिक ऑफिसर कोई वर्क गुड कंडक्ट में कोई चीज़ के बारे में बता रहा है, या कोई रिपोर्ट है कोर्ट की प्रोसीडिंग की, तो इन सब मामलों में जो होता है वो एक्सेप्शन दिया गया है। तो जब कभी इनको मौका मिलेगा तो पढ़ाऊँगा। तो जो लोग चैनल के साथ जुड़े कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑन द अकाउंट ऑफ एजिटेशन, जब लॉयर के बीच पार्टिसिपेट के समय जो सीज होता है कोर्ट प्रोसीडिंग में, वो सत्याग्रह करते हैं, जिससे जो एडिटोरियल न्यूज़पेपर होता है वो क्रिटिसाइज करके जो एक लॉयर की पूरी क्लास होती है उसके खिलाफ उसको बताता है कि ये काजिया है कि दलाल है, डिस्प्यूट ब्रोकर है। तो जब एडिटोरियल जब इस प्रकार की चीज़ें छापता है तो एडिटोरियल जो है वो ऑफेंस ऑफ डिफमेशन के अंदर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसने किसी एक आदमी को डिफेम नहीं करा। जब पूरी क्लास को डिफेम करा जाता है तो वो एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है, क्योंकि उससे एक आदमी की क्षति थोड़े हुई है, वो पूरी क्लास। जब हम क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं तो जनरली जो डिफमेशन होता है वो नहीं, क्योंकि डिफमेशन इंडिविजुअली डिफर करता है। तो इस वजह से यह जो चीज़ है उसने उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से लिटरेरी अगर कोई क्रिटिसिज्म करता है तो वो भी एक प्रकार से एक्सेप्शन के अंदर आता है। इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। ए जो है वो गुड फेथ में एक जेट की किताब है, उसको कहता है कि जेट की बुक इंडिसेंट है। तो जब आप कोई लिटरेरी क्रिटिसिज्म करते हैं या ऐसा क्रिटिसिज्म करते हैं जो कहीं ना कहीं एक्सेप्शन की कैटेगरी में आता है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये 499 के अंदर आएगा। इसीलिए हम इसको डिफमेशन की श्रेणी पे नहीं डालते हैं। एक मजिस्ट्रेट है वो एक जेन्युइन रिपोर्ट या जस्टिफिएबल रिपोर्ट बना रहा है, जिससे वो बी के कैरेक्टर को कह रहा है कि जो पब्लिक गुड में कोई काम कर रहा है उसकी इंटेंशन जो है वो बैड नहीं है, तो वो कोई भी ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आएगा। उसके लिए एक्सेप्शन है 356 में। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये भी समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कुछ एक्सेप्शन है जो डिफमेशन में दिए गए कि अगर कोई पब्लिक गुड में ट्रुथ में सच्चाई बताता है तो उसके लिए डिफमेशन नहीं लगेगा। अगर पब्लिक कंडक्ट कोई कर रहा है तो उसके लिए भी नहीं लगेगा। लिटरेरी अगर वो क्रिटिसिज्म किसी किताब के बारे में किसी ओपिनियन के बारे में बता रहा है तो इन सब चीज़ों में है जो डिफमेशन नहीं लगेगा, क्योंकि वो एक्सेप्शन है वो गुड फेथ में करे गए हैं। विच वन इज नॉट एक्सेप्शन टू डिफमेशन, जो सेक्शन 356 में है उसमें अगर आप मैलिशियसली किसी के स्टेटमेंट पास करते हैं तो वहाँ पे आपकी
एक मैलिशियसली तरीके से जब आप कोई एक्ट करते तो वो डिफेमेशन के एक्सेप्शन में नहीं आएगा, क्योंकि उस गुड फेथ में नहीं है, वो मैलिशियस वे में है। कहीं ना कहीं जो आपके अंदर की जो एक इंटेंशन है या जो आप जिस तरीके से सोच रहे हैं वो मैलिशियसली वे में उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। ये इम्प्योर इन द फॉर्म ऑफ अल्टरनेटिव, अगर आप किसी चीज़ को इम्प्योर तरीके से उसमें अल्टरनेटिव या आयरोनिकली तरीके से कह रहे हैं, व्यंग्यात्मक तरीके से किसी चीज़ पे अपना कमेंट पास कर रहे हैं, तो वो जनरली अमाउंट ऑफ डिफेमेशन के अंतर्गत आता है। कुछ मामले होते हैं जहाँ एक शॉपकीपर कहता है कि अपनी मनी को अगर प्रोटेक्ट करना है तो सेल कुछ ना बेचो जेट को, क्योंकि जेट जो है वो पैसे नहीं पे करेगा, तो आई हैव नो गुड ओपिनियन। तो जब इस प्रकार के ओपिनियन बेस्ड या पब्लिक कंडक्ट बेस्ड कोई मामले होते हैं या उस पर एक अपना जीन्यून जो भी होता है वो कोई देता है, तो वो डिफेमेशन की कैटेगरी में नहीं आता है। तो अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन आंसर टू द चार्ज ऑफ डिफेमेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज गुड डिफेंस। अगर कोई भी पब्लिक गुड में कोई भी इम्पिटेशन की जाती है जो ट्रू है और पब्लिक के हित में है, तो उसके लिए डिफेमेशन नहीं लगेगा। अगर आप कोई ओपिनियन पब्लिक सर्वेंट का दे रहे हैं या कोई जो ड्यूटी है जो आप डिस्चार्ज कर रहे हैं ऑफिस से रिलेटेड, उसको एक स्पेशली तरीके से गुड फेथ में बता रहे हैं, तो वहाँ पे हम डिफेमेशन का केस नहीं लगाएंगे। तो बोथ ए एंड बी जो है वो राइट होंगे। जैसे ए है, जेड से कहता है कि जेड एक हानेस्ट मैन है लेकिन वो कभी भी स्टोल नहीं चुरा सकता है, तो यहाँ पे वो व्यंग्यात्मक तरीके से पेश आ रहा है। इसका मतलब जो जेड है उसने बी की वॉच चुराई है, तो ये जो है वो मामला डिफेमेशन का बनेगा। विच आर द फॉलोइंग अमाउंट ऑफ डिफेमेशन। जब हम किसी कंपनी को या किसी आदमी को या किसी पर्सन को या एसोसिएशन को इम्प्यूट करते हैं, उसकी जो वैल्यू है उसको लोअर डाउन करते हैं और कहीं ना कहीं हम एक डिफेमेटरी स्टेटमेंट पास करते हैं, तो वो मामले जो होते हैं वो पूरी तरीके से डिफेमेशन के बनते हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहें और पढ़ते रहें। तो और अब रश्मि रथी की वो पक्तियाँ हैं जो आप लोगों के सामने रखता हूँ कि कोई समस्या आती है तो उससे डरना नहीं है। कि सच है जब विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। तो जब विपत्ति आती है तो आप कायर ना बनिए, आप मजबूर हैं, आप सूरमा हैं, आप लड़िए, अभी समय है। आप पेपर आने वाला है तो प्रयास करेंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। और क्षण एक नहीं धीरज खोते, कि आप एक समय भी अपने को ऐसा ना समझें कि नहीं आप कमज़ोर हैं। कोई भी समस्या प्रॉब्लम आए उससे लड़ना है और कांटों में अपनी जगह बनाना है और अपने को जहाँ जाना है वहाँ पहुँचना है। तो ये जो राम सिंह दिनकर की है, तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।